हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचएससी कैंपस में। तो बच्चे, आज के सेशन में हम लोग जुड़े हुए हैं 2019 फिजिक्स का क्लास 11th का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग इस सेशन में इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि हम कोशिश कर सकें कि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। निम्न में से कौन बल प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है। तो आपको मालूम है कि आपके पास 4 गो फंडामेंटल फोर्स होता है नेचर में: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सिर्फ कौन नहीं है? तो यहाँ आपका हो गया टेंशन यानी कि तनाव। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर का चीज़ का मात्रक है? तो यह मात्रक है डिस्टेंस का, यानी कि दूरी का मात्रक है ना। आपको मालूम है कि लाइट एक वर्ष में जब वो जितना ट्रैवल करता है डिस्टेंस को, उसी को तो लाइट ईयर कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इट इज इक्विवेलेंट टू। तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10 के पावर 7 अर्ग। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का मात्रक का होता है? तो कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। में से कौन स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तो एक ऐसा, पहले आपको याद रखना होगा स्केलर क्वांटिटी के लिए कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। जिसे वॉल्यूम, चार्ज, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब के सब क्या हो जाते हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं। तो कौन स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा इम्पल्स यानी कि आवेग। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इम्पल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इम्पल्स, आप पहला सवाल होता है कि इम्पल्स कौन सा क्वांटिटी है? तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इम्पल्स का होता है वो प्रोडक्ट होता है एवरेज फोर्स और टाइम ऑफ इंटरवल का, जिस बॉडी पर फोर्स लगता है ना। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स गुना टाइम। अब आपको मालूम है कि अब देखिए यहाँ पर फोर्स और टाइम में भी आपको होगा कि फोर्स तो वेक्टर होता है और टाइम जो होता है वह कैसा होता है? स्केलर होता है। तो अब यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है? वेक्टर होता है। ऑलवेज क्या होता है? वेक्टर होता है। तो इसलिए इम्पल्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, यानी कि वह स्केलर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है इफ एन कैप इज ए यूनिट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर देन। तो इसमें यदि एन कैप सदिश ए वेक्टर की दिशा में, तो एकांक सदिश क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर पहला। ये तो एकदम फार्मूले जैसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये हमारा है यूनिट वेक्टर और ई क्या है? हमारा ए वेक्टर है ये है, और नीचे में जो देवल है क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हुआ ऑप्शन नंबर ए पहला। अब देखिए अगला कह रहा है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, एगो इन्हें फोर्स ले लिए, अब इन्हें ले लिए डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका जो एरिया प्राप्त हुआ, मान लेते इतना जो एरिया प्राप्त हो गया, ये वाला एरिया हो गया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्क डन किया गया कार्य। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। घूर्णी गति में द्रव्यमान के अनुरूप है। तो क्या है? तो ये तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। घूर्णन गति में द्रव्यमान के अनुरूप क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज, तो कैसा बनता है? अब देखिए
स्ट्रेट लाइन ना कैसा बनता है, सर्कुलर तो बना ही नहीं, तो ये कैसा बना, पाराबोलिक बना, पाराबोलिक बना। आपको मालूम है ना, ये वाला फोटो ये याद करिए, आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पर क्या कंडीशन हो रहा था। तो कैसा बनता है, पाराबोलिक बनता है, परवलय। क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पाराबोलिक परवलय। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक कपल प्रोड्यूसेज। तो अब पहले बात है कपल यानी बल युग्म। बल युग्म क्या होता है, तो बल युग्म यानी कपल एक ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण कोई वस्तु या आप कहें तो कोई एगो पिंड होता है या ऑब्जेक्ट होता है जो टर्न होता है एक सर्कल के सर्कल के सर्कुलर पाथ में ये ट्रेवल करने लगता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं ना। मान लेते हैं एगो ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स होने लग रहा है, इन्हें लग रहा है, तो इक्वल फोर्स जब लगेगा तो क्या होने लगेगा, टर्न होने लगेगा। तो यहाँ एक बल युग्म क्या करता है, रोटेशनल मोशन, यानी कि यहाँ भी देखिए नेट फोर्स क्या हुआ था, रॉड का 0 हो गया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 2 ओनली कैसा मोशन, रोटेशनल मोशन, केवल घूर्णन गति। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वैल्यू ऑफ जी इज, जी का वैल्यू होता है। अब देखिए कभी कभी जी का वैल्यू तो आपको याद है, कहीं से सवालों में अगर ऐसे बदलाव कर दे 9.8 तो वो भी हो सकता है, सवाल भी तो कैसे पूछ सकते हैं, लेकिन पूछा है वैल्यू ऑफ जी इज। तो वैल्यू ऑफ जी इज आपको याद रखना होगा, जैसे एक तो मान लीजिए याद रखें, कभी कभी ऐसा दे सकता है रिलेशन निकालने के लिए, यह फार्मूला का यूज करके हम चारों ऑप्शन को भी हम मान सकते हैं। तो जी का जो वैल्यू होता है याद रखिएगा, पोल पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो गया, वैल्यू ऑफ जी का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एट पोल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन का इसके ऑप्शन में 3 मार दिया है, तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। 11 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज कहाँ होता है, लाइज ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। ऑप्शन बी कह रहा है लाइज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड स्फीयर के, तो ये बॉडी के इनसाइड में लाइज करता है, जबकि सेंटर ऑफ मास अगर किसी रिंग की बात करते हैं तो यह आउटसाइड में लाइज करता है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 किसी पिंड के अंदर या बाहर हो सकता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो यदि स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा हो तो स्ट्रेन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब दियर रेशियो रिमेन्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। तो बच्चे इसका डेरिवेशन होता है, तो डेरिवेशन बड़ी लंबा होता है, लेकिन अभी बस याद रखिएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम होता है वह आपका ऑप्शन नंबर 1 होता है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, नहीं तो डेरिवेशन फिर पढ़ना होता है, डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा बनता है। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। इनमें से कौन कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बाकी सब के सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सब के सब कहाँ है, संरक्षी बल है या कंजर्वेटिव फोर्स है। सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। आपको याद है ना कंजर्वेटिव फोर्स केकरा कहते हैं, संरक्षी बल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन इलास्टिक कॉलिजन पूर्ण अप्रत्याश संघट या टक्कर में क्या होता है। तो पहला बात बाबू याद रखना है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, तो जब दो बॉडीज कोलाइड करते हैं लेकिन उनका ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, तो उसी को तो हम परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, मोमेंट एंड टोटल एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, ये दोनों क्या हो जाते हैं, जैसे है वैसे ही क्या रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का
हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। केवल संवेग एवं कुल ऊर्जा दोनों क्या होती है, संरक्षित रहती है। देखो 3 में दे लिया कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व होना चाहिए था। तो एक के आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ए क्रेन लिफ्ट्स ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ, देखिए एगो मास दिले है, मास कितना दिया है 100 kg, हाइट दिया हुआ है 10 मीटर और टाइम दिया हुआ है 26। द पावर ऑफ द क्रेन, क्रेन का हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो P बराबर क्या होता है mgh, अब नीचे में क्या कर देते हैं टाइम, तो m के लिए हो गया 100, g के लिए हो गया 10, h कितना दिया है 10, अच्छा और नीचे भी दिया हुआ है 20, कट गया 2 से 5 यानी कि कितना हो गया 500 वाट, 500 वाट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया ऑप्शन नंबर 4, 500 वाट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of a circular ring about an axis through its center and perpendicular to its plane is, तो इस प्लेन में क्या होता है ये तो याद रखना है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो सरफेस टेंशन के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है ना, T इक्वल टू एफ बटा एल। अब फोर्स के लिए क्या हो जाता है न्यूटन, और लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं मीटर, तो हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 में है, न्यूटन पर मीटर 19 का होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ पर गलती कर दिया है, तो यहाँ ऐसा आपको गलती नहीं करना है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द हाइट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है, तो इसको याद रखना है कितना होता है 36,000 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घूर्णी गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो यह बराबर होती है एक मिनट, ये बराबर होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा के 4 नंबर हो जाएगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो 21 का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या का यूनिट क्या होता है, तो पहले जान लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेनिंग। तो इन सभी इन दोनों चीज़ों का क्या होता है रेशियो हो जाता है ना, या अप्लाइड फोर्स जो भी आप कर रहे हैं इनका क्या हो जाता है, तो इसका कोफिशिएंट, इसका जो रेशियो होता है उसी को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, जिसका यूनिट होता है पॉइज। क्या होता है यूनिट क्या हो जाता है पॉइज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पॉइज। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बर्नौली प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल एट फ्लूइड डायनेमिक बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, बर्नौली का जो सिद्धांत है के नियम पर आधारित तरल गतिकी के मूलभूत सिद्धांत है। तो इसको याद रखना है, यह क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोग को बर्नौली प्रिंसिपल याद होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी v, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसी को तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, mv² बटा में r। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास दिया ही हुआ है, यानी कि एफ बटा में एम दिया हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखेंगे एफ का वैल्यू जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर पुट करके देखेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा ए सी एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा mv² बटे में r बटे में mm कट के क्या बचा हमारे पास v² बटा r। तो हमारा सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो रहा है v² बटे में r। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज।
तो शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन जो डिफाइन होता है वह एक ऐसे भी आप जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे शियर मॉडुलस कहते हैं, अपरूपण गुणांक शियर मॉडुलस। तो ये हमारा 25 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज शियर मॉडुलस। तो 25 का हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है 26 द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप इक्वेशन जानते हैं ना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मान लेते हैं कि हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो क्या हो जाएगा dx बटे में dt, और यहाँ क्या हो जाएगा a साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी। अब इसको अगेन टाइम हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो जब आप अगेन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d2x बटे dt स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस, तो आ ही जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो हम पहले इक्वेशन 1 में क्या लिए थे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना माइनस ओमेगा स्क्वायर और x। तो हमारा देखिए फार्मूला कौन सा में आ जा रहा है, तो बहुत अच्छा इस भी लड़का बनाया है। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। आगे आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 का है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। ये तो एकदम से बढ़िया से आंसर आपको याद होगा, पिछला वीडियो में भी हम लोग कराए थे कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो एकदम से याद रखना है विकिरण, इसके आंसर होता है रेडिएशन। 28 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। देखिए कुछ क्वेश्चन बच्चा बहुत आसान दे दिया है, बस उसका देखिए और उसका आंसर आप मार सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जहां पर कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो जहां क्वेश्चन अगर लग रहा है हमको कि ये टफ है तो हाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और कहीं कहीं हम लोग बस उसको याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ देखिए न्यूमेरिकल में भी ऐसा सवाल आ जाता है जहाँ पर कि आपको काम डायरेक्ट याद करके भी किया जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम मिलता है एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लीड टू द कंसेप्ट ऑफ उष्मागतिकी की शून्य कोटि से की संकल्पना होती है। तो ई बाबू ई होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तापमान टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है विलगित निकाय में, तो आइसोलेटेड सिस्टम में हीट का ट्रांसफर नहीं होने देता है और ना ही कोई उसमें वर्क भी होने देता है, मतलब रिमेन्स क्या रहता है सेम बना रहता है। तो 30 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पूर्ववत रहती है। 30 का हो गया ऑप्शन नंबर 3, समझ में आ रहा होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है एन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 0 मतलब न बढ़ता है और ना ही न इंक्रीज और ना ही डिक्रीज। तो 31 का हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3 डेल्टा टी इक्वल टू 0 यानी टेम्परेचर नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो हमारा 31 का तापमान न ही बढ़ता है और न ही घटता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है Cp/Cv फॉर ए डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स इज। तो इसका तो आंसर हो जाता है 7/5 होता है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो गया ऑप्शन नंबर 4 डाई 7/5। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बच्चा 32 को हम ऐसा नहीं करें कि डायरेक्ट कर दे, पिछला वीडियो में सब बताया गया है, तो एक बार पिछला वीडियो जा करके देख लीजिएगा। परफेक्टली गैस इक्वेशन इज, अरे देखिए कितना बढ़िया दे दिया है परफेक्टली गैस इक्वेशन इज। अब ये सोलवा केमिस्ट्री में भी दिया था 2019 वाला में, क्या है परफेक्टली गैस इक्वेशन इज, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ एन नहीं भी है तो कोई बात ना है, एन का होता है नंबर ऑफ मोल होता है, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी। तो 33 का हो गया ऑप्शन नंबर 3 पीवी इज इक्वल टू आर टी। क्वेश्चन नंबर 34 आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस इज। आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल किसी आदर्श गैस के समतापीय समीकरण होता है, तो क्या हो जाता है तो 34 का होगा पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट, तो 34 का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है
एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज। यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, द मीन काइनेटिक एनर्जी जो प्राप्त होता है किसी मॉलिक्यूल्स का, वह दो मॉलिक्यूल्स जो प्राप्त होता है बच्चे, वह क्या होता है 3/2 kT होता है। तो 3/2 kT होता है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर हम मान लेते हैं 1/2 mc² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mc, एगो के x² कहते हैं, फिर एक वाव मान लेते हैं, एक वाव कर देंगे हम, तीसरा वाले को बात करेंगे तो इसको y² कर लेते हैं, प्लस इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो प्लस कर लेंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा 1/2 mc/z का स्क्वायर। देखिए क्योंकि हम 3/2 लिए हैं तो 3 भाग में इसको सेपरेट कर देते हैं ना। अब हम 3/2 में मैंने इस सबको हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 3/2। चूंकि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो रैंडम मोशन में, रैंडम मूवमेंट में होता है, तो जो उनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो करस्पॉन्डिंग होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब, मतलब उनका क्या हो जाता है सेम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 mc x का स्क्वायर जो लिए थे 1/2 mc, यहाँ सी की जब आप चेंज कर सकते हैं उतना कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 mz², अगर cz² कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि 3/2 था, अगर उसको हम पार्ट कर दिए हैं, इसका मतलब 1/2 सबको मिल गया, यानी कि क्या मिल गया है 1/2 kT। तो काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल के लिए क्या हमारा आंसर होना चाहिए था 1/2 kBT। तो ऑप्शन नंबर 35 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज। एक ऐसा तापमान बताइए जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की गणितीय मान समान होता है, तो इसका हो जाएगा -40 डिग्री। -40 डिग्री 36 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। आप चाहें तो आप वैल्यू के हिसाब से बना सकते हैं, F = 9/5c × c + 32 के हिसाब से आप इसको बनाइए, आंसर भी आ जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मेयर्स फार्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv ऑफ ए गैस इज गिवन बाय। तो Cp आप पढ़े हैं, Cp - Cv इज इक्वल टू क्या होता है R होता है, Cp - Cv इज इक्वल टू R। तो 37 का तो आप फट से आंसर कर दिए, 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 38 कह रहा है ए प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल। एक प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल कहा जाता है जब क्या होता है बोथ द सिस्टम एज वेल एज द सराउंडिंग रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट्स। क्योंकि यहाँ रिवर्सिबल की बात कर रहा है तो उत्क्रमणीय कहा जाता है, निकाय के साथ साथ परिवेश दोनों ही प्रारंभिक अवस्थाओं में वापस आ जाते हैं, रिवर्सिबल का है। तो 38 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं चार्ल्स लॉ इज। आप तो जानते हैं ना चार्ल्स लॉ में क्या होता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे कांस्टेंट, तो इधर ले आएंगे तो B/T इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। तो V/2 इक्वल टू क्या मिल गया हमको कांस्टेंट मिल गया। तो 39 का हो गया ऑप्शन नंबर 1 V/T इक्वल टू नियतांक, यानी V/T इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। अगला है एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट बस ऑप्शन 4 रखिए, याद ही है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन अगर याद है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, फट से उसका आंसर कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू। तो जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम देता है, क्या देता है, तो ये देता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 41 का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस। एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि होती है। तो हमको फार्मूला याद रखना होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या होता है, तो ये आपको याद होगा F = 3n - k, जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम और k क्या होता है इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप अमॉन्ग द सिस्टम। तो हम मोनोएटॉमिक गैस के लिए कह रहे हैं, तो मोनोएटॉमिक गैस में n = क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और k = हो जाएगा 0। तो 3 × 3 0 गया, यानी कि क्या बचा 3। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हो गया ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3। आगे आते हैं
ऑप्शन नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, यानी कि उसका आंसर हुआ 3। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर क्या होता है? वायु में ध्वनि तरंग की चाल। स्पीड तो आपको याद है ना, 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो क्या होता है यहाँ, क्या हो जाएगा 43 का? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो 43 का होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती है। अगले बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। तो साउंड वेव किसमें बहुत तेज गति से गति करती है? तो आप जानते हैं सॉलिड में। तो हमारा 44 का हो गया ऑप्शन नंबर 1, सॉलिड यानी कि ठोस में। आगे आ रहे हैं, उसके बाद लिक्विड में, सेकेंड अगर पूछ देता तो लिक्विड में। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 45। ए ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ। एक ट्रांसवर्स वेव किसी अनुप्रस्थ रंग में शामिल होते हैं। क्या होता है? श्रृंग और गर्त। तो ऊपर वाला को श्रृंग, नीचे वाला को गर्त। यहाँ हमारा ऑप्शन में भी हो गया ऑप्शन नंबर 3, शीर्ष एवं गर्त बोथ क्रस्ट एंड ट्रॉप्स, यानी कि हमारा 45 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 कह रहा है ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय। y इक्वल टू देवल है, वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड t इन सेकेंड, ठीक है। देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। कण का कोणीय अधिकतम वेग का होगा। तो y इक्वल टू दिया हुआ है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। t यानी dy/dt। तो यहाँ हो गया हमारा 10, अब यहाँ से निकला तो यानी कितना हो जाएगा 1100 गुना 10 1000 पाई साइन, अंदर में क्या बचेगा 100 पाई t माइनस क्या हो गया 2 पाई। अब देखें तो हमसे क्या पूछा है? पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम वाला पूछ ले है। तो पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो गया 1000 पाई। तो क्या हो गया 1000 पाई मीटर पर सेकेंड। तो कहाँ है ये आंसर? और 46 का हो गया ऑप्शन नंबर 4 में 1000 पाई मीटर पर सेकेंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, अब बस बाबू 3 गो क्वेश्चन आउ है। न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज। तो न्यूटन फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज क्या होता है? v इज इक्वल टू रूट अंडर p बटे में रो। कने है ये ऑप्शन, देखिए यानी कि 47 का हो गया ऑप्शन नंबर 2, v इक्वल टू रूट अंडर p बटे में रो। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इज। अनुनाद में प्रणोदित दोलनों का आयाम होता है। तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? तो ये क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि अधिकतम हो जाता है। 48 का हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द स्पीड v of sound wave in a fluid having bulk modulus b and density rho इज। तो याद रखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड वेव इन फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम। तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू रूट अंडर b बटे में रो। तो 49 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। 49 का हुआ ऑप्शन नंबर 3। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स और एंटी नोट्स इज। तो दो सक्सेसिव नोट्स और एंटी नोट, दो क्रमागत प्रस्पंदों या निस्पंदों के मध्य की जो दूरी होती है उसको याद रखना है, उसका होता है λ/2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये 2 कर दिया है, गलती से इसका हो गया होगा इस बच्चे का, तो आपको गलती नहीं करना है। इस प्रकार से हमने 50 के 50 क्वेश्चन को देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।